वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं मेरे, और मैं आपका हूं यहाँ पे मेंटर कायका भाई इकोनॉमिक्स का। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अब होने वाले होंगे पीरियोडिक एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा असर्शन और रीजन, आपसे पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स, या पूछा जाएगा आपसे केस स्टडी या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे एग्जाम में पूछी जाने वाली है और यही सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज हम लोग जो हमारा सफरनामा है उसमें आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है क्या है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं और उन्हीं ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन होता है वो मैच करता है उस क्वेश्चन से। तो हमें दोनों ही चीजों को बहुत ही ब्रीफली समझना है और हम लोग क्वेश्चन से ही कोशिश करेंगे कि ऑप्शन तक के पहुंच जाए या नियर बाय ऑप्शन तक के पहुंचा जा सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें से बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से एक ऑप्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। पहले तो हम लोग ये समझ ले कि स्टैटिस्टिक्स के जो ऑप्शंस है वो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स की होती है, मानी जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स में वो सारा डेटा जो इन टर्म्स ऑफ नंबर बताया जाए वो हमेशा कंसीडर किया जाता है, या नंबर के बेस पे जो कंपैरिजन किया जाए उसको यहां कंसीडर किया जाता है। बट यहां पे ये अगर किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, मतलब कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई रिच है, कोई पुअर है, अगर इस तरीके से कुछ चीजें बताता है तो इसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा में लेते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है कि स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट होंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो डेटा होगा जहां पे नंबर्स होंगे, नंबर्स में कंपैरिजन होगा, बट क्वालिटेटिव जो होंगे वो क्वालिटेटिव में यहां पे नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। और यहां पे अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो ऑन वर्ड्स करेंगे, रैंक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट नंबर्स का इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा। चलिए एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन द यूएसए। इंडिया की पॉपुलेशन अभी लगभग 142 करोड़ हो चुकी है, 142 करोड़ हो चुकी है, और यूएस की जो पॉपुलेशन है उस समय ऐसा कंपैरिजन करा गया कि इंडिया की पॉपुलेशन 18 पर 1000 है और यहां पे 8 पर 1000 है यूएसए में। देखिए 10,000 का यहां पे डिफरेंस है और दो कंट्री के बीच में बर्थ रेट का कंपैरिजन बताया गया है। नंबर 2 हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। रमेश हैज अ 100 रुपी नोट इन हिज पॉकेट। रमेश के पास 100 रुपए है, मतलब बाकी लोगों के पास पैसे नहीं होंगे या तो कम होंगे। तो ये क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कहीं ना कहीं। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों के बीच में बात करें हम लोग तो 10 सालों में इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। अब यहां पे दो चीजों की बात करी इन लोगों ने, 60 में से 10 जो है वो मैच जो है लगभग यहां पे लॉस कर चुके हैं, 10 जीत चुके हैं और 50 जो है लॉस कर चुके हैं। मतलब 10 जीतना 50 हार जाना। ये भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म। एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज 500 पर मंथ। अब यहां पे बोल रहा है जो क्लास 11th का जो बच्चा है उसके पास जो एवरेज अलाउंस मिलता है पॉकेट का, उसको मिलता है 5000 पर मंथ। यहां पे सारी चीजें सही है, बस यहां बोला है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो एग्जाम्पल यहां पे रमेश है 100 रुपी नोट इन हिज पॉकेट, ये यहां पे नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो है क्वालिटी बता रहा है और यहां पे किसी भी तरीके का कंपैरिजन जो है वो नहीं हो रहा। तो आंसर क्या माना जाएगा, रमेश हैज 100 रुपी नोट इन हिज पॉकेट। चलिए, तो ये आंसर हो गया हमारा। यहां पे आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। अब इनमें से बताना है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा डेटा जो है वो सही दिया गया है। तो हम लोगों को यहां सबसे पहले बताना है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या सही है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स हमेशा एवरेज पे डिपेंड करती है। जैसे पूरी क्रिकेट मैच में एक बंदे ने कितने रन बनाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूरी टीम ने कितने रन बनाए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसको बोला जाता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, हम लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स को हमेशा हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में बताते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है किसी भी डेटा को, तो ये स्टैटिस्टिक्स का फीचर है। बोलता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे स्टैटिस्टिक्स जो है अफेक्टेड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैंने क्रॉप प्रोडक्शन किया या क्रॉप कोई लगाई, उसका प्रोडक्शन किया, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण क्रॉप को अफेक्ट हो, क्रॉप को यहां पे लॉस हो जाए, या बोलता है इसमें ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से करेक्ट क्या है भाई, तो यहां पे तीनों ही चीजें करेक्ट है। इसके कारण दोस्तों आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आंसर देखते हैं भाई, आंसर बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस की हम लोग बात करें तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के दो फॉर्म आते हैं, एक तो सिंगुलर सेंस आता है, दूसरा आता है प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स मींस, अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, साइंस, या तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक अपने आप में साइंस है, स्टैटिस्टिक्स जो है अपने आप में एक लॉ है, या बोथ ए एंड बी है, मतलब साइंस भी है लॉ भी है और नन ऑफ दीस है। चलिए यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में साइंस क्यों है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज के पीछे आपको देता है दोस्तों रीजन। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे अगर रीजन आपको कोई सब्जेक्ट डिफाइन करता है तो वो है यहाँ पे साइंस, विज्ञान, है ना। तो क्या किसी चीज के पीछे ज्ञान है उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान, मतलब कि साइंस का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट बता दे हर चीज का रीजन। तो स्टैटिस्टिक्स भी आप तभी पढ़ोगे तभी करोगे जब आपको कोई ना कोई काम करना हो, उसके पीछे पर्टिकुलरली कोई ना कोई रीजन हो, ठीक है। नंबर 2 बोलता है स्टैटिस्टिक्स जो है अपने आप में लॉ है। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, और स्टैटिस्टिक्स में अगर लॉ को आपने यूज नहीं करा तो आपके पास जो डेटा रहेगा वो हमेशा इनसफिशिएंट रहेगा और वो यहां पे काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब साइंस में और लॉ में हम दोनों में ही स्टैटिस्टिक्स को यहां कंसीडर कर सकते हैं। तो आंसर हो गया दोस्तों बोथ ए एंड बी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है भाई, यहां पे कि द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, जो एग्रीगेट डेटा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज निकालना, एक से ज्यादा जो डेटा है उसका एवरेज निकालना कहता है एग्रीगेट ऑफ डेटा। तो इसको हम लोग क्या स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, एडिटिंग ऑफ डेटा कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा कह सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं। तो यहां पे हमें समझ में आ गया है ये एग्रीगेट ऑफ डेटा या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है दोस्तों। इसीलिए इन चारों में से बेस्ट सूटेड जो आंसर है वो होगा यहाँ पे आंसर नंबर ए, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ डेटा या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में यहां पे बोल सकता हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, इनमें से क्या बताता है कि ये स्टेज है स्टैटिस्टिकल स्टडी की। मतलब हर एक स्टेज होती होगी भैया, हर एक स्टेप पे स्टैटिस्टिक्स काम करती होगी। तो ये बोलता है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, और बोलता है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्या सारे हो सकते हैं या सारे नहीं हो सकते, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना भाई। चलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कम से कम 5 तरीके से यहाँ पे काम करता है। इसको हम लोग याद करने का तरीका बनाते हैं COPAI। अब ये क्या है सर, तो ये C स्टैंड्स फॉर है कलेक्शन ऑफ डेटा, O स्टैंड्स फॉर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इसको हम लोगों ने कोपाई नाम से याद कर लिया, तो एग्जाम में भी याद रहेगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स में ये 5 चीजें आती है, कोपाई, C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड I फॉर क्या होगा भैया, I फॉर, बताइए भाई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आई फॉर क्या होना चाहिए, हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो COPAI है इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, COP एक साथ और AI एक साथ, ठीक है ना। यहां पे A का मतलब एनालिसिस और I का मतलब इंटरप्रिटेशन होता है। क्या होता है भाई, I का मतलब इंटरप्रिटेशन। तो भूल मत जाना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आंसर होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आता हूं। 6 क्या बोलता है भाई,
इन प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर प्लूरल सेंस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें यहां कौन सी चीज नहीं आएगी? क्या एग्रीगेट ऑफ डेटा नहीं आएगा? ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, क्या ये सारी चीजें सिर्फ वर्ड्स में दिखाई जाएगी? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज, या बोलता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो यहां पे नॉट पूछा है तो क्या नहीं आएगा? तो ये आएगा ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, नंबर्स का भी यहां पे इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता है। तो आंसर दोस्तों होगा ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, क्योंकि यहां पे नॉट पूछा गया था। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? विथ रिगार्ड्स टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोग हैं जहां पे ये स्टैटिस्टिक्स पे वो भरोसा ही नहीं करते, उनको लगता है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है सही डेटा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां बायस सिस्टम भी होता है। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ अपने लिए या अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए या सेल्फ मोटिव के लिए इसको क्या करते हैं? मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पूछता है विद रिगार्ड टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? ये नहीं पूछा कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है, ये हम लोग को यहां पे बताना है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। क्या स्टैटिस्टिक्स कहीं पे रेनबो की तरह काम करे जहां पे सिर्फ झूठ ही झूठ है? नेक्स्ट बोलता है स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ द फॉल्सहुड। कहां हम लोग बात कर रहे हैं भैया? फॉल्सहुड के टिश्यूज की तरह काम करता है क्या स्टैटिस्टिक्स? फिर बोलता है स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर। स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमेशा नंबर्स में बात करता है, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में बात करता है। या बोला गया यहां पे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है 3 तरीके के झूठ होते हैं, जिसमें से लाइज होता है, दूसरा डैम्ड लाइज होता है और तीसरा जो है स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इसमें ध्यान से समझिए, इसमें बोला है नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से सही नहीं है ये पूछा गया है। तो स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स, ये वाली बात जो है यहां पे इसके हिसाब से जो है गलत है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पे आंसर होगा सी, स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में हमें मिलता है इन रिटर्न में कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन। तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के हमें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके बदले में हमें पैसा मिल सके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके बदले में हमें पैसा यहाँ पे ना मिल सके। अब यहां पे अगर जैसे ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कैसी है। तो सबसे पहले हम लोगों को चीजों को करना पड़ेगा प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ प्रोडक्शन कर लिया तो उसका कंजप्शन होना जरूरी है। तो प्रोडक्शन के बाद आएगा यहाँ पे कंजप्शन। प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, अब इसको भैया यहाँ पे मार्केट में ले जाके एक्सचेंज भी तो करना पड़ेगा। आपने एक्सचेंज कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। कैपिटल फॉर्मेशन भी इसी में आप इन्वॉल्व करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आती है और हमें ये याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली वो एक्टिविटी होती है जिसके बदले में हमें क्या मिल सके? पैसा मिल सके। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हम लोग को बताना है। क्या प्रोडक्शन है, क्या कंजप्शन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? ये तो तीनों चीजें आती है भाई यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका ऑल ऑफ दीज ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं और इसमें हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और एक्सचेंज भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे कहता है Which of the following statement is incorrect? बताओ भैया इसमें से जो स्टेटमेंट दी गई है वो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? बोलता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बिल्कुल, हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिवली यूज करी जा रही है। मतलब उसका सिर्फ एक यूज नहीं है, उसको मल्टीपली हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक। कोई भी नंबर हो वो स्टैटिस्टिक्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज एग्रीगेट, बिल्कुल सही बात करी गई है। एवरेज की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आता है दोस्तों? यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। हम लोग लास्ट जो ऑप्शन है उस पर बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ
क्वांटिटेटिव फैक्ट, क्या स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ नंबर में बात करता है, बिल्कुल नंबर में बात करता है दोस्तों। यहां पे किसी भी क्वालिटेटिव टर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 9th का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स। ये यहां पे गलत आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स इज कॉल्ड। जब रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं भाई एग्रीकल्चर, क्योंकि हर चीज की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एग्रीकल्चर से होगी, वहीं से कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल निकलेगा। अब ये जब प्राइमरी सेक्टर से निकलेगा तो पहुंचेगा ये सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहां पे कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब ये रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको मार्केट में लाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। तो यहां पूछा गया है प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, इसमें से क्या होगा जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जाए फिनिश गुड्स में, तो वो कहलाता है यहां पे प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में भी हम लोग को चार चीजें याद रखना है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें चार चीजें चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, थर्ड हो गया कैपिटल और फोर्थ वन इज द एंटरप्राइज, और हम लोग यहां पे बोल सकते हैं उसको एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे आंसर होना चाहिए दोस्तों प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। इतना सा हमें सिर्फ याद करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो ये एमसीक्यू की कहानी जो है यहाँ पे अब समाप्त होती है हमारी, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।